चलिए आज जो है विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक जो है हम लेकर के आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, इसलिए जो है इस टॉपिक के बारे में आज हम आपको अच्छी ढंगों से बताएंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए, मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस गया के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ही दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और भी रोचक इसमें क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्षा के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले जो है वर्षा कहते किसको है? तो वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की मात्रा संघनित होकर, ये क्वेश्चन है, संघनित होकर वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की मात्रा संघनित होकर जल के बूंदों के रूप में जब पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। जो जल वाष्प रहता है वो जो है संघनित होकर जल बूंदों के रूप में, जल के बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, उसी को जो है वर्षा कहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहते हैं। आइसोहाइट या समोच्च रेखा। ठीक है, समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट या समोच्च रेखा कहते हैं। देखिए इस तरह का जो है जो मिलाने वाली रेखा है, मानचित्र की रेखाएं, उसका एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दिया हुआ है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही अच्छे ढंगों से लॉजिकल ट्रिक के माध्यम से हम आपको याद करवाए हैं। तो देखिए समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब देखिए वर्षा माप यंत्र को रेन गेज कहते हैं। जैसे वर्षा को मापते हैं रेन गेज से। अब देखिए हिमपाती यंत्र यानी हिमपात कहने का मतलब बर्फ वगैरह है ना, हिमपाती यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्नो गेज। स्नो गेज, यहाँ रेन गेज, यहाँ स्नो गेज। वर्षा मापी यंत्र को रेन गेज और हिमपात मापी यंत्र को स्नो गेज कहते हैं। अब देखिए विश्व में सर्वाधिक वर्षा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है मासिन राम मेघालय में। देखिए पहले जो है, इससे पहले जो है चेरापूंजी था जिसका नाम सोहरा किया गया था, और उसके बाद जो है अब जो है सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है मासिन राम मेघालय में होता है। अब देखिए भारत में सबसे कम वर्षा तो लेह में। देखिए ये जैसलमेर इसलिए हम आपको लिखे हैं, ऐसे इसका आंसर लेह ही देता है, लेकिन कभी कभी लेह ऑप्शन में नहीं रहेगा। तो ऑप्शन में अगर जैसलमेर रहेगा तो आप मानिएगा उसको। ठीक है, देखिए यहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा है तो भारत में भी होगा। ठीक है, अगर बोल दिया जाए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ, तो मासिन राम मेघालय। जब विश्व में है तो भारत में बिल्कुल होगा। और भारत में सबसे कम वर्षा तो लेह, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो जैसलमेर मानिएगा। ठीक है, अब देखिए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। ये क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है किस लिए? क्योंकि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। अब देखिए वर्षा होने के लिए आवश्यक शर्त यानी क्या क्या होना चाहिए तब जो है वर्षा होगा। तो देखिए वर्षा होने के लिए पहला चीज जो है तापमान होना चाहिए। दूसरा जो है जल स्रोत होना चाहिए, यानी कि जल हो जहां वहां से जल रहेगा,
तभी, और तापमान रहेगा तभी वो बाष्पीकरण होगा, और बाष्पीकरण होने के बाद जो है फिर जो है वन और जल वाष्प, तो जल स्रोत रहेगा तभी जल वाष्प बनेगा, ठीक है। और वन और तापमान, ये जो है चार चीज जो है काफी महत्वपूर्ण है, वर्षा होने के लिए आवश्यक है। ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकता है कि निम्न में से वर्षा के लिए क्या आवश्यक है, तो ऑप्शन में दे देगा, या फिर क्या आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन रहेगा तापमान, जल स्रोत, ये फिर रहेगा जल वाष्प, और फिर और कुछ भी दे देगा, है ना। या वन है तो वन नहीं देकर के एक दूसरा दे देगा, जो कि आपका वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है ये चारों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जल वाष्प है। ये चारों में सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका जल वाष्प है। अब देखिए इसी के कारण, जल वाष्प के ही कारण मरुस्थल एवं हिमानी प्रदेशों में, कहने का मतलब ये हुआ मरुस्थल जैसे जहां बंजर हो यानी भूमि, जैसे थार मरुस्थल, ठीक है, या हिमानी प्रदेशों में यानी ठंडा प्रदेशों में वर्षा कम होती है। कारण क्या है, यही जो है जल वाष्प के कारण है। यही जो है जैसे मरुस्थल क्षेत्रों में उस स्थिति में जो है वहां तापमान तो होता है लेकिन जल स्रोत नहीं होता है, वन नहीं होता है, और वहां जल वाष्प भी नहीं बनता है। तो इसी कारण जैसे हिमालयी क्षेत्रों में जल तो है लेकिन तापमान नहीं है तो वो वाष्पीकरण नहीं होगा, जल वाष्प नहीं बनेगा। तो इसीलिए जो है मरुस्थल एवं हिमालयी प्रदेशों में वर्षा कम होती है। अगर कोई पूछ दे कि हिमालयी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा कम होता है क्यों, तो आप बता सकते हैं क्योंकि जो है वर्षा होने के लिए आवश्यक चार चीजों की आवश्यकता होती है। पहला जो है आपका तापमान, दूसरा जो है जल स्रोत, तीसरा जो है वन, और चौथा जो है जल वाष्प। अब देखिए हिमालयी और मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है कि वहां अगर मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात की जाए तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापमान तो होता है लेकिन जल क्षेत्र नहीं होता है, फिर जो है वन नहीं होता है, इस कारण जल ही नहीं है तो जल वाष्प कहां से बनेगा। और वही जो है इसके विपरीत हो जाता है हिमालयी क्षेत्रों में, वहां जो है जल तो होता है क्योंकि बर्फ जमा हुआ रहता है तो वो पिघल सकता है, लेकिन पिघलेगा कब, जब तापमान वहां रहेगा, तब तापमान रहेगा तब जो है जल मिल जाएगा और तब जो है वो वाष्पीकरण भी हो जाएगा, तब हो जाता है। लेकिन वहां हिमालयी क्षेत्रों में, प्रदेशों में वहां ताप काफी कम होता है, इसी कारण वहां जो है वर्षा कम होता है। अब देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सालों भर वर्षा होता है। भूमध्य रेखीय यानी भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में सालों भर वर्षा होता है। भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में सालों भर वर्षा होता है। जैसे अब वन पढ़िएगा तो वहां पे जो है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जो है सालों भर वर्षा होने के कारण जो है वहां का वन जो है हरा भरा रहता है, इसलिए वहां जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, वो वन आपको पढ़ाएंगे तो वहां आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वर्षा का प्रकार। उत्पत्ति के आधार पे वर्षा जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला संवहनीय वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा और तीसरा चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले हम किए हैं संवहनीय वर्षा। ठीक है, संवहनीय वर्षा जो है इसमें क्या होता है कि जिसे मान लिया जाए कि यहाँ हम सूर्य बनाए हैं, ठीक है, यहाँ जल स्रोत है या समुद्र है, कह सकते हैं समुद्र है। ठीक है, जब समुद्र है और सूर्य से जब ताप मिलेगा तब जो है ये जल का बाष्पीकरण होगा। देखिए लिखा हुआ है यहाँ बाष्पीकरण, और बाष्पीकरण जो है होगा तब जो है वो बादल के रूप में निर्माण होगा, और बादल के रूप में निर्माण होगा तब जो है वो हवाओं के सहारे जो है वो स्थल मार्ग की ओर प्रस्थान करेगा यानी प्रवेश करेगा, और जब स्थल की ओर पहुंचेगा तब जो है वहां क्या होगा, तापमान में अंतर के कारण, तापमान में अंतर के कारण, कहने का मतलब ये कि बादल है जहां का तापमान कुछ है उसके नीचे का तापमान कुछ है या ऊपर का कुछ है, तो इसी कारण यानी तापमान में अंतर के कारण जो है वो बादल जो है संघनित होती है, और संघनित होने के बाद जो है
वह जल के बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगता है, यानी वर्षा होने लगता है। अब देखिए होता क्या है, ये जब वर्षा होता है तो वर्षा होने के बाद पृथ्वी पर आता है। इसमें कुछ जो है दैनिक कार्यों में, यानी कि कह सकते हैं कृषि कार्यों में वगैरह में प्रयोग होता है उस जल का, और कुछ जो है जल जो है जमीन में सोख लेता है या नीचे चला जाता है, और बचा हुआ जल जो सब कार्यों से, कृषि कार्यों वगैरह से बचते हुए जो है वो फिर से समुद्र में आ जाता है। ये पूरे चक्र को जल चक्र कहते हैं। ये पूरे चक्र को जल चक्र कहते हैं, यानी जल का एक चक्र हुआ, यानी कि समुद्र से उठा और फिर जो है चारों तरफ घूमते घूमते और पुनः जो है फिर समुद्र में ही आ जाता है। यही प्रक्रिया, यही जो है सर्कल, यही जो है वृत्ताकार पथ जो है जल चक्र कहलाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ये बाष्पीकरण हुआ, तब बाष्पीकरण हुआ तो वो गैस के रूप में होता है, और जो भी गैस जो होता है, जो गर्म होता है, गर्म हवा होता है, वो हल्का होता है, और हल्का होने के कारण वो जो है ऊपर उठता है, और ऊपर उठने के बाद जो है ऊपर जो है जो हवा होती है वो ज्यादा ऊपर जो हवा होती है वो जो है ठंडी हवा होती है, और वो जो है फिर वो जो है बाष्पीकरण होकर के बादल की ओर ऊपर निकलता है, तो वही जो है फिर स्थल मार्ग की ओर जाता है, वही प्रक्रिया जो है पूरा होता है। तो यही जो है संवहनीय वर्षा है। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं। तो देखिए यह जो है संवहनीय वर्षा जो है विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्रों में होता है, यानी संवहनीय वर्षा जो है मुख्य रूप से विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में होता है। अब देखिए अगला जो है भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होता है वो संवहनीय वर्षा होता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होता है वो संवहनीय वर्षा होता है, और ये वर्षा जो है बिजली की चमक तथा बादलों की कड़क से होता है। यानी कहने का मतलब ये जब संवहनीय वर्षा होती है तब जो है बिजली चमकता है और बादल कड़कता है, यानी जैसे हम लोग कहते हैं बादल गरज रहा है, ठीक है। तो इस अनुसार से जो है ये वर्षा होती है। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। उसके बाद मिटाने के बाद जो है संवहनीय के बाद जो है पर्वतीय चक्रवातीय वर्षा हम लोग करेंगे। तो चलिए वर्षा यानी वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा जब संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरती है उसी को हम लोग कहते हैं वर्षा। और वर्षा को जो है मापी यंत्र को क्या कहते हैं, रेन गेज, और हिमपात मापी यंत्र को स्नो गेज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नो गेज। विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है मासिनराम मेघालय जो कि भारत में पड़ता है। भारत में सबसे कम वर्षा जो है लेह में, ठीक है। ये नहीं ऑप्शन में रहेगा तब जैसलमेर मारिएगा, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में रहता है तो आंसर मारिएगा लेह, ठीक है। और कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है या छिड़काव किया जाता है। वर्षा होने के लिए आवश्यक शर्तें तापमान, जल स्रोत, वन और जो है जलवाष्प है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है जलवाष्प है। इसी कारण जो है मरुस्थल एवं हिमालयी प्रदेशों में वर्षा कम होती है। अब देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सालों भर वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सालों भर वर्षा होता है, इसीलिए वहां जो है सदाबहार पाए जाते हैं। तो वर्षा का प्रकार उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला संवहनीय वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा और तीसरा चक्रवातीय वर्षा। अब देखिए इसमें क्या है कि सूर्य से जो है जो ताप मिलता है समुद्र में, और समुद्र से जो जल है वो बाष्पीकरण हो करके वो बादल के रूप में बनता है, और बादल जो है वहां से हवाओं के सहारे जो है स्थल की ओर प्रस्थान करता है, और स्थल की ओर पहुंचने पर जो है वहां तापमानों का अंतर होने के कारण बादल जो है संघनित होकर जल के बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगता है, यानी कि वर्षा होने लगता है। और वही वर्षा जो है कुछ कृषि कार्य वगैरह जो है मनुष्य अपने कार्यों में प्रयोग करते हैं, और कुछ जो है जल जो है पृथ्वी में सोख लेता है, और कुछ जो बचा हुआ जल रहता है वो पुनः जो है समुद्र में नदियों के सहारे, नालों के सहारे जो है समुद्र में गिर जाता है।
और ये पूरा प्रक्रिया, ये पूरा सर्कल जो है जल चक्र कहलाता है। अब देखिए संवहनीय वर्षा जो है विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में होता है और भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होता है वो संवहनीय वर्षा होता है। यह वर्षा बिजली की चमक और बादलों की कड़क से होता है। तो हमें उम्मीद है कि इतना जो है समझ में आया होगा। तो चलिए इसको मिटार करके और अगला जो है बचा हुआ है पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा, उसके बारे में हम लोग करते हैं। तो इसको मिटाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम यानी वर्षा के प्रकार में प्रथम प्रकार जो कि संवहनीय वर्षा तक हम लोग कर लिए हैं। उसके बाद जो है अब यहाँ जो है पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, देखिए पर्वतीय वर्षा जो है मुख्य रूप से आप समझना है, आपको आप समझे हुए रहिएगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन रहेगा वो आप पकड़ लीजिएगा। तो देखिए होता क्या है, ये पर्वतीय वर्षा में सूर्य का ताप से जो है, यहाँ से सूर्य का ताप मिलता है समुद्री क्षेत्रों में और वहां से जो है वाष्पीकरण हो करके वो वाष्प बन करके, वो वाष्प जो बनता है वो गर्म होता है और गर्म चीज जो है हल्का होता है और हल्का होने के कारण वह ऊपर उठता है और वही जो है जल वाष्प बादल के रूप में बनता है। और वही बादल जब आगे बढ़ता है तब जो है आगे एक पर्वत मिलता है और वो ऊंचा होता है और वो पर्वत जो है अपने यानी अपन वो हटता नहीं है और वो बादल जो है कोशिश करता है कि हम जो है पार हो जाए, लेकिन वो जो है यहाँ पहुंचता है और पर्वत जब उसको रोकता है तब वो कोशिश करता है पर्वत के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तब जो है जैसे देखिए ऊपर जो है जब धीरे धीरे जाता है तब वही जो है बादल संघनित होकर फिर जो है वर्षा कराता है। यही ढाल पे जो है वर्षा कराता है। अब देखिए जब वर्षा कराता है तब इसी को जो है पर्वतीय वर्षा कहते हैं। देखिए इसको मुख्य रूप से कह कैसे सकते हैं, जैसे गर्म जो है वायु या हवा हल्का होकर ऊपर उठता है और ऊपर उठने के बाद जो है वह पर्वत के सहारे यानी ढाल पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और ऊपर कोशिश करता है तब जो है उस स्थिति में क्या होता है कि वहां जो है जब ऊपर जाते रहता है तब जो है बादलों का संघनन होता है और फिर जो है वह जल के रूप में परिवर्तित होकर जो है वर्षा कराता है। इसी को कहते हैं पर्वतीय वर्षा। अब देखिए इस ढाल इस साइड जो है वर्षा होता है, लेकिन यही इसके दूसरे साइड जो है वो उस ओर वर्षा नहीं होता है, इसीलिए इस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि जब जो है पर्वतीय वर्षा होती है तो उसके दूसरे ढलान की ओर, उसके पर्वत के दूसरे ढलान की ओर जो प्रदेश होता है उसको क्या कहते हैं, या जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है उसके दूसरे क्षेत्र जिसमें वर्षा नहीं होती है उस प्रदेश को क्या कहते हैं, तो वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वृष्टि छाया प्रदेश। अब देखिए विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है पर्वतीय वर्षा होती है। जैसे हम आपको पहले बताएं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो संवहनीय वर्षा होती है और ये विश्व में सबसे अधिक जो है सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे चक्रवातीय वर्षा। अब देखिए चक्रवात के कारण होने वाली वर्षा को चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। अब देखिए आपको चक्रवात नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा हम यहाँ चित्र बनाए हैं, यहाँ हम आपको समझाएंगे। अगले जो वीडियो होगा उसमें जो है चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में हम लोग करेंगे। तो देखिए चक्रवात के कारण उत्पन्न होने वाली वर्षा या कारण होने वाली वर्षा को चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। अब देखिए इसे वाताग्री वर्षा भी कहते हैं। क्वेश्चन है वाताग्री वर्षा जो है किसे कहते हैं, तो चक्रवातीय वर्षा को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए यह वर्षा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होती है। ये चक्रवातीय वर्षा जो होती है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होती है। देखिए
इसका मतलब क्या, शीतोष्ण, यानी शीत भी और उष्ण भी, यानी कहने का मतलब ये कि जहां ठंडा भी हो और गर्मी भी हो, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होती है ये वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। यह वर्षा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होती है। अब देखिए क्या है कि इसमें गर्म और ठंडी वायु राशियों के मिलने से होता क्या है, ये जो है जिसे, चलिए पहले हम आपको चक्रवात के बारे में समझाते हैं। जैसे देखिए ये चक्रवात है, इस तरह से बनता है चक्रवात, ठीक है। तो देखिए चक्रवात में होता क्या है कि मध्य में, केंद्र में जो है लो प्रेशर होता है, यानी निम्न वायु दाब, और किनारे में जो है वो होता है हाई प्रेशर, यानी उच्च वायु दाब। और हवा जो है हमेशा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ये हम लोग पवन में करेंगे तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। तो देखिए उसमें क्या है कि जब पृथ्वी का घूर्णन होता है, यहां लिखा हुआ है कॉरियोलिस बल का होना, तो ये कॉरियोलिस बल के कारण जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें जो है अपने मूल दिशा में विक्षेपित होती है, इस तरह से घूमने लगता है, और घूमने लगता है तब जो है ये वायु का मिश्रण होता है। अब देखिए वही यहाँ लिखा हुआ है, इसमें गर्म और ठंडी वायु राशियों के मिलने से गर्म वायु राशि ऊपर उठ जाता है और संघनित होकर वही वर्षा कराता है। यही दूसरा रूप से हम कह रहे थे आपको कि जो होता क्या है इस चक्रवात में जो है गर्म और ठंडी वायु राशि, जैसे देखिए उष्ण शीतोष्ण है ना, शीत यानी कि ठंडी और गर्म वायु राशियों का मिलना, और गर्म वायु राशि जो है हल्का होता है वो ऊपर उठता है, और ऊपर उठकर संघनित होकर वही वर्षा कराता है। अब देखिए इसके लिए जो है जरूरी क्या है, ये होता है किस और, तो हमेशा ये समुद्री भागों में होता है। ये चक्रवातीय वर्षा ये जो है उत्पन्न जो है हमेशा समुद्री भागों में होता है, और वहां से जो है ये स्थल भाग की ओर बढ़ता है, वहां से जो है यह स्थल भाग की ओर बढ़ता है। अब देखिए इसमें जो है ये होता है जब जो है जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जब जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है तभी जो है ये चक्रवातीय वर्षा उत्पन्न होता है। अब देखिए कॉरियोलिस बल का होना, यानी कि ये जो है चक्रवातीय वर्षा के लिए कॉरियोलिस बल का भी होना जरूरी है, इसलिए कि पृथ्वी, ये कॉरियोलिस बल क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है, अपने मूल दिशा में जैसे जिस ओर घूर्णन कर रहा है उस ओर जो है विक्षेपित हो जाती है, और वही जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा जाता है। और मुख्य रूप से इसको चक्रवात के बारे में, चक्रवात में अगला वीडियो में हम डिटेल से यानी विस्तार पूर्वक जो है हम आपको समझा देंगे। तो चलिए इसको जो है फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पर्वतीय वर्षा ये क्या है कि सूर्य से ताप मिलने के बाद जो है समुद्र का जो है पानी वाष्पीकृत होकर, यानी वायु, गर्म वायु या बादल के रूप में ऊपर जमा होता है, और वहां से जो है वो स्थल की ओर प्रवेश करता है, और स्थल में जो है पर्वत जहां मिल गया वहां जो है वो पर्वत कोशिश करता है कि बादल को रोक दे, आगे नहीं बढ़ने देता है। तो बादल कोशिश करता है कि अब पर्वत के ढलान के सहारे थोड़े थोड़े धीरे धीरे जो है ऊपर बढ़ने लगता है, और जब ऊपर बढ़ता है तो वही जो है बादल संघनित होकर वर्षा कराता है। अब ये जो है एक ढाल की ओर यानी वर्षा होता है, और उसी तरह से दूसरी ढाल की ओर जो है खाली पड़ा हुआ रहता है, उस ओर जो है कोई वर्षा नहीं होता है, इसीलिए वो दूसरी ओर जो है वो प्रदेश कहलाता है वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक पर्वतीय वर्षा होता है। अब देखिए चक्रवातीय वर्षा, चक्रवात के कारण होने वाली वर्षा को चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। इसे वाताग्रीय वर्षा, ये क्वेश्चन है, वाताग्रीय वर्षा किसको कहते हैं, तो चक्रवातीय वर्षा को कहते हैं। यह वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होती है, यानी कि जहां गर्मी और ठंडा दोनों पड़ते हैं वही होता है। इसमें गर्म और ठंडी वायु राशियों की मिलने, वही शीतोष्ण यानी शीत और उष्ण वायु राशियों के मिलने से गर्म वायु राशि ऊपर उठ जाता है और संघनित होकर वही वर्षा कराता है। देखिए यह जो है
चक्रवातीय वर्षा हमेशा समुद्री भागों में उत्पन्न होता है और वहां से जो है स्थल भागों की ओर जाता है। अब देखिए इसमें जो है ये उत्पन्न होने के लिए, वर्षा होने के लिए जल का तापमान जो है 27 डिग्री का होना जरूरी है और कॉरियोलिस बल का भी होना जरूरी है। ये सब जो है इसमें आवश्यक चीज है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें जो है अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है, इसी को कॉरियोलिस बल कहते हैं। तो देखिए हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए समाप्त करते हैं।